हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और आज हम लोग पढ़ेंगे यानी कि 9वां चैप्टर व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। तो यह है हमारे एनसीईआरटी का हिस्ट्री जो कि 6 क्लास का है, उसका 9th चैप्टर व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। तो हम अपने इतिहास को जानने के लिए, अपनी सभ्यता को जानने के लिए और दूसरे देशों की सभ्यता को जानने के लिए विभिन्न तरह के जो स्रोत हैं उनका यूज़ कर रहे हैं, उनका अवलोकन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि व्यापारी क्या कुछ भूमिका निभाते हैं। व्यापारी क्या करते हैं, हमारी सभ्यता को एक देश से दूसरे देश तक ले जाने का कार्य करते हैं, और उधर के जो व्यापारी हैं वो हमारे यहाँ ले जाने का कार्य करते हैं, हमारे यहाँ लाने का कार्य करते हैं। जो राजा हैं उनका कार्यकाल कैसे चलता है। तीर्थयात्री भी वही भूमिका निभाते हैं। तीर्थयात्री भी यहाँ से कुछ सीख कर जाते हैं और वहाँ से कुछ अपना कल्चर लेके आते हैं, जिनका प्रभाव हमारे जनमानस पर पड़ता है और उस समय के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से ये लोग भूमिका निभाते हैं अपना। अब व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी, व्यापार और जो व्यापारी हैं, किन किन चीज़ों की व्यापार हमारे देश से होती थी, ये सभी हमने क्या किया है, पिछले अध्यायों में पढ़ा है। अब देखते हैं कि व्यापार किन किन चीज़ों के होते थे, व्यापारी क्या क्या इनसे और हम जानकारी ले सकते हैं। अब अध्याय 8 में यानी कि पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ लिया है कि जो काले पॉलिश वाले बर्तन थे, ठीक है, उत्तर काले पॉलिश वाले बर्तन वो यहाँ कैसे आए। यह आपके मन में बहुत सारे इस तरीके के प्रश्न उठते होंगे कि क्या ये यहीं बनाए जाते थे या कहीं और से दूसरे व्यापारियों के द्वारा यहाँ लाए गए हैं। ठीक है, तो इन सभी को हम देखते हैं, एक ऐतिहासिक तथ्यों के कसौटी पर कस करके देखते हैं कि क्या ये यहीं के थे या कहीं और से लाए गए। क्योंकि हमारा जो व्यापार था वो रोम से और यूरोप के अन्य देशों से, या जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसके अन्य देशों से भी होता था। तो ये कहाँ से आए थे और कैसे आते हैं, वहाँ के यात्री आते हैं तो क्या कुछ लेके आते हैं, यहाँ से जो यात्री जाते हैं वो क्या कुछ लेके जाते हैं, इन सभी चीज़ों का हम इसमें पूरा अध्ययन करेंगे। अब हम क्या देखते हैं कि दक्षिण भारत जो हमारा था वह सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, जो दक्षिण भारत यानी कि जो कर्नाटक और ये तमिलनाडु वगैरह के जो हमारे उधर के क्षेत्र हैं और केरल, ये सभी क्षेत्र हैं, ये पहले किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे, तो सोना, मसाला, काली और ख़ास तौर पर काली मिर्च, इन सभी और कीमती पत्थरों के लिए ये प्रसिद्ध थे। अब हम क्या देखते हैं कि काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे क्या कहा जाने लगा था, काले सोने के नाम से बुलाते थे। अब हम यह देखते हैं कि व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। या तो सड़क उस समय था व्यापार का ये साधन, और क्या था माध्यम, ये हमारा समुद्री जहाज़ था यानी कि समुद्री मार्ग थे। ठीक है, यानी कि जल और थल मार्ग का हम इस्तेमाल करते थे व्यापार के लिए। अब क्या देखते हैं कि दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के मिले हैं, रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। ठीक है, अब हम यह देखते हैं कि रोमन साम्राज्य के जो सिक्के मिले हैं वह कहाँ मिले हैं, तो दक्षिण भारत में मिले हैं, और वो विभिन्न विभिन्न तरह के और बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले हैं, अनेक मिले हैं। ठीक है, अब हम यह देखते हैं कि इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। उन दिनों हमारा जो व्यापार था वह रोम के साथ अच्छे से चल रहा था। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि हमारा जो व्यापार था वह सिर्फ जो भारतीय उपमहाद्वीप थे उन्हीं के साथ सीमित नहीं था, बल्कि बहुत दूर दूर के सुदूर प्रदेशों से भी होता था, यानी कि रोमन साम्राज्य से भी होता था। और उसका जो होने यानी कि रास्ते थे वह दो तरह के यूज़ किए जाते थे, उपयोग में लाए जाते थे। पहला तो जल मार्ग और दूसरा थल मार्ग। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें यहाँ से जाती थी, तो सोने का व्यापार होता था, मसालों का व्यापार होता था, और काली मिर्च की इतनी डिमांड थी वहाँ कि इसको क्या कहा जाने लगा था, काले सोना वहाँ पे बुलाया जाने लगा था। अब देखते हैं आगे कि क्या है। अब हम देखते हैं कि व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। व्यापारियों ने बहुत सारे रास्ते खोज निकाले थे। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे तो कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। कुछ जो ऐसे रास्ते थे यानी कि समुद्र के किनारे किनारे चलते थे, ठीक है, और कुछ ऐसे रास्ते थे जो इनके बीच से भी होकर के गुजरते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। यानी उनको यह ज्ञात होता था, उनको इस बात का ये बातें ज्ञात थीं कि कब मानसून आएगा, कब मानसून ख़त्म होगा। ठीक है, तो उसके साथ क्या करते थे, ये अपनी यात्रा को
पहले से ही नियोजित कर लेते थे और वो मानसूनी हवाओं का फ़ायदा उठाते थे और उसी डायरेक्शन में वो क्या करते थे, जिधर को मानसून होता था उधर अपना व्यापार करते थे और वहाँ जल्दी वो उस यात्रा को पूरा कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तटों से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुँचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, मतलब आप रोम से जब आ रहे हैं तो आपको क्या चाहिए भाई, मजबूत जहाज़ तो चाहिए। और क्या को देखते हैं कि व्यापार से जुड़ी एक कविता है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको देख लेते हैं। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पतन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब समुद्री जहाज पर, जो समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तरार घोड़े, ठीक है, यानी कि समुद्री जहाज़ों पर कहीं दूसरे जगह से क्या लाए जाते थे, तेज तरार घोड़े लाए जाते थे। अब गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, ठीक है। अब हिमालय से मिले रत्न और सोना, आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि कहाँ से किनको खोज करके निकाला जाता था और कहाँ से किस चीज़ की विनिमय होती थी। अब हिमालय से मिले रत्न और सोना, ठीक है। दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, अब दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यानी कि जो समुद्र के मार्ग थे वहाँ से तेज़ तरार घोड़े लाए जाते थे और गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ लादी जाती थी। अब हम देखते हैं कि हिमालय से मिलते थे क्या, रत्न और सोना, और दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, फिर दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खदान, ठीक है। अब म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात, ये सभी क्या है, ये कविता जो है उस समय लिखी हुई है, तमिल का ये जो संगम साहित्य है उसमें लिखी हुई है, संगम कविता है, तो उसमें इन सभी चीज़ों का वर्णन है। अब बच्चे हैं तो ये 6 क्लास है, चूँकि उसको आपको रोचक बनाने के लिए ये सारी चीज़ें बताई गई हैं ताकि आप खेल खेल में इन सभी बातों को समझ जाएं और आप अपने ध्यान में रखें। श्रीलंका से आते थे खदान, उसके बाद क्या देखते हैं, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात, इन सभी को यहाँ से ले जाया जाता था और लाया जाता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समुद्र तटों से लगे राज्य जो थे वो कौन कौन से समुद्र से तट से लगे हुए थे और उनका क्या महत्व था। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है, जो हमारा देश है उसके दक्षिणी भाग में क्या है, बहुत बड़ा तटीय प्रदेश है और जितने भी प्रदेश हैं उनका छोर जो है वह समुद्र से लगता है। अब इनमें बहुत से पहाड़ पठार और नदी के मैदान हैं। नदी के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। जो नदी के इलाके हैं, यानी कि केवल वहाँ पे समुद्र का छोर ही नहीं है, केवल समुद्री रास्ते ही नहीं हैं, बल्कि वहाँ और भी क्या है, तो मैदानी इलाका भी है। और उन मैदानी इलाकों में क्या है कि कावेरी का जो मैदान है वह बहुत उपजाऊ है। अब मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। ठीक है, अब यह जो संगम कविता है उसमें मूवेंदार की चर्चा मिलती है और उसका अर्थ क्या होता है, यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है 3 मुखिया। अब इन 3 मुखियाओं के बारे में जानते हैं। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के लिए किया गया है और वे थे चोल, चेर तथा पांड्य। ठीक है, चोल, चेर तथा पांड्य थे जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। ये इनका जो साम्राज्य था वह 2300 साल पहले बहुत ज़्यादा क्या था, स्ट्रांग माना जाता था। चोल है तो भाई जो चोल थे उनकी राजधानी कहाँ थी और वो कहाँ से आए थे। ठीक है, तो इनकी पहले हम देख लेते हैं कि इनका क्या क्षेत्र था। तो चोलों का क्षेत्र था यानी कि वह आंध्र प्रदेश, पेनार व वेलार नदी जो है उधर का था। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि पेनार और वेलार नदी है, यानी कि आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है अभी का, वो उस क्षेत्र में अपना शासन करते थे। अब यह देखते हैं कि जो चेर हैं उनका कहाँ था, तो ये केरल कावेरी नदी, ये जो इनका क्षेत्र था। और देखते हैं कि पांड्यों का क्या था, तो पांड्यों का था तमिलनाडु कावेरी व जो ताम्रपर्णी नदी है ये इनका क्षेत्र था। अब इनकी अवस्थिति क्या थी, तो चोल की अवस्थिति थी यानी कि जो तंजाउर का क्षेत्र है, तंजाउर और चिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली। और आप देख रहे हैं जो चेर हैं इनका है कोचीन व मालाबार का क्षेत्र। और मैं बता दूं कि जो पांड्य हैं उनका है तिरुनेली और
रामनाथपुरम, ठीक है, तिरुनवेली और रामनाथपुरम, इसी को रामनाथपुरम बोला जाता है। तिरुनवेली को ही रामनाथपुरम बोला जाता है। अब इनकी राजधानी बता दूं तो इनकी राजधानी जो चोलों की थी वह यानी पुहार कावेरीपत्तनम, और चेरों की जो राजधानी थी वह मुजिरिस थी, ठीक है। और पांड्यों की राजधानी कोरकई थी। पांडवों की राजधानी कहाँ थी? पांड्यों की कोरकई थी। अब इनका राज्य चिन्ह बता देता हूँ बस, और विशेष कुछ नहीं। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी बस ले लेते हैं, क्योंकि इनका नाम आ गया है इसलिए इनको मैं बता देता हूँ। अब यह इसका जो राज्य चिन्ह है, यानी कि चोल का राज्य चिन्ह बाघ है, चेर का राज्य चिन्ह जो है वह धनुष है, और पांड्य का राज्य चिन्ह है वह मछली है, ठीक है। अब इन प्रदेशों का शाब्दिक अर्थ आप समझ लें कि इनका शाब्दिक अर्थ क्या था। तो जो चोल थे उनका शाब्दिक अर्थ है नया देश, ठीक है। और जो चेर हैं उनका है पर्वतीय देश। ये जो चेर हैं इनका है पर्वतीय देश, और जो पांड्य हैं इनका शाब्दिक अर्थ है प्राचीन देश। तो इस तरीके से आप इनको याद रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। अब हम क्या देखते हैं कि इनके जो शासक हैं वो कैसे शासन करते थे। ये इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने दो सत्ता केंद्र थे, ठीक है। इनके क्या थे? अपने अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था, यानी कि एक तरह से ये अपनी दो राजधानियां रखते थे। क्या करते थे? ये दो राजधानियां रखते थे। एक से क्या करते थे? अपना जो समुद्री रिश्ता होगा, यानी कि दूसरे जगह का व्यापार जो होगा उसको करते होंगे, और दूसरा क्या है, जो मैदानी इलाके थे उनमें उनसे अपना सारा कार्यभार करते होंगे। जो मैदानी इलाका है उससे अपना सारा संबंध स्थापित करते होंगे। अब हम क्या देखते हैं कि इनमें एक तटीय हिस्सा और दूसरा अंदरूनी हिस्सा थे। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोल का पतन पुहार, ठीक है, जो मैंने पुहार बताया आपको, जो चोल का पतन है। और दूसरा क्या है कि ये इनका है पांड्यों की राजधानी मदुरई। जो पांड्यों की राजधानी थी मदुरई, वह क्या बन जाती है? इनके लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। ये इनका आप फिर से राजधानी याद रख लेंगे। चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो चोलों की राजधानी जो थी समुद्री राजधानी, ये प्रशासनिक राजधानी उस समय मैंने बताया था। अब समुद्री राजधानी जो थी यानी कि वह चोलों की थी पुहार कावेरीपट्टनम, और जो ये चेर थे इनकी थी मुजरिस, और ये जो आपको मैं बता दूं कि पांड्य थे उनका था कोरकई। और जो प्रशासनिक राजधानी थी चोलों की वह उरैयूर थी, और उसके बाद जो चेर थे इनकी थी वंजी यानी कि करयूर, और चोलों की थी उरैयूर और पांड्यों की थी मदुरई। इस तरीके से इनका प्रशासनिक राजधानी जो अंदर क्षेत्र में थे उनको याद रख लेंगे, और जो समुद्र के यानी कि जो समुद्री राजधानी थी उसको याद रख लेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर इनकी राजधानी बता देता हूं क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो। समुद्री राजधानी पहले बता देता हूं। समुद्री राजधानी जो चोलों की थी वह थी पुहार कावेरीपट्टनम, और जो चेर हैं उनकी थी मुजरिस, और जो पांड्य हैं उनकी थी कोरकई, ठीक है। समुद्री राजधानी यह तीनों की। अब फिर जो प्रशासनिक राजधानी यानी कि मैदानी जो भाग थे उनकी, उसमें जो राजधानियां थी वह चोलों की थी उरैयूर, और चेर की है वंजी यानी कि करयूर, और जो पांड्यों की है वह है मदुरई। आप इनको याद रखेंगे स्पष्ट रूप से। अब हम क्या देखते हैं कि ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे। इनको क्या चाहिए था? नियमित कर नहीं लेते थे ये क्या करते थे? उपहार लेते थे। कभी कभी ये क्या करते थे कि कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकलते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल लाते थे। इनसे इनको कुछ धन प्राप्त हो जाता था और ये रख लेते थे। उसके बाद क्या करते थे? कुछ अपने नाते रिश्तेदारों में बांट देते थे, और भी जो लोग हैं जो इनके हित मित्र उनमें बांट देते थे। और विशेष इनका क्या था? इनके संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ ये सभी दिया करते थे। लगभग अब क्या है कि 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत, ठीक है, पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। ये सातवाहन जो थे, ये सातवाहनों की जो सातवाहन वंश था उसका जो संस्थापक था वह सिमुक था, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कि इनका प्रभाव बढ़ गया। सातवाहन का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। ये लोग आपको बता दूं कि जो अपनी माता होती थी उनके नाम को क्या करते थे? सरनेम के तौर पर रखते थे।
अब ये बात आती है कि उसके बारे में हमें उसकी माता यानी कि गौतमी बलसी द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य भी जो सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, ठीक है। अब दूसरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यह भी नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। यानी कि यह भी जो था सातवाहन जो राजा था, सातवाहन जो राज्य था वह क्या था, उस समय का बहुत ही शक्तिशाली राज्य साम्राज्य था। अब इसमें से सबसे जो उसका प्रमुख शासक था वह था गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसने क्या किया कि जो दक्षिणापथ का क्या अर्थ होता है, तो दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, ठीक है। और सातवाहन जो शासक थे इनको क्या कहा जाता था, दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता था। और इसने उन सभी प्रदेशों को विजित करने के लिए जो पूरे दक्षिणी क्षेत्र थे इनको विजित करने के लिए सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी जो तट थे उनको क्या किया, वहां सेना भेजा, अपनी सेनाएं उसने भेजी। और वह क्या हुआ, बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर करके आया था। अब हम क्या देखते हैं कि रेशम मार्ग की कहानी, ठीक है। रेशम मार्ग की कहानी क्या है, रेशम कैसे निकाला जाता है, ये सभी आपने पढ़ लिया है, ठीक है। रेशम को कैसे उत्पादन किया जाता है, रेशम कहाँ से बना, कहाँ से कैसे उसका निर्यात शुरू हुआ, इन सभी को आपने पढ़ लिया है पिछले अध्यायों में। तो रेशम की जो रेशम मार्ग है उसकी कहानी, यानी कि रेशम का व्यापार जहाँ जहाँ से होता था उस मार्ग को क्या कहा जाने लगा, रेशम मार्ग कहा जाने लगा, ठीक है। अब कीमती चमकीले रंग की चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं, ठीक है। अब रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। आपको पता है कि रेशम कैसे तैयार किया जाता है, इन सभी को हमने पिछले अध्यायों में पढ़ लिया है। और इसकी एक जो महत्वपूर्ण रोचक कहानी है कि रेशम की खोज कैसे होती है, तो ये भी हमने जान लिया है 6 क्लास में ही, इसी कक्षा में और इसी कक्षा के दूसरे पीछे के अध्यायों में। तो कैसे राजा जो रानी थे ये अपने बागान में बैठे हुए थे और वहाँ से उसका रेशम का प्यूपा जो है वो गिर जाता है उनके चाय में। फिर वहाँ से इसकी बहुत दिनों तक इसको गुप्त रखा जाता है, इस बात को कि ऐसे रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं। चीनियों ने क्या किया, इनको बहुत दिन तक गुप्त रखा और खुद पहले इसका भरपूर यूज़ किया। उसके बाद इसको क्या किया कि बहुत ज़्यादा गोपनीय रखते हुए इनका सिर्फ अपने फायदे के लिए इन्होंने बेचना शुरू किया। ये इस तकनीक को नहीं बताते थे, सिर्फ बेचते थे। और वो जिस भी मार्ग से यह रेशम बिका यानी कि इसका व्यापार हुआ उसको रेशम मार्ग कहा जाने लगा। अब हम क्या देखते हैं कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ, यह हम जानते हैं, हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और वे अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। यह सब हम लोग जान चुके हैं। अब हम यह देखते हैं कि कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशियाई के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यह देखने को मिलता है कि जो चीन के शासक थे, ठीक है, वो जो ईरान और पश्चिमी एशियाई अन्य जो देश थे उनके शासकों को रेशमी कपड़े उपहार के तौर पर भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक शौक बन गया। क्या है, बड़े बड़े लोग जो थे, राजा महाराजा थे, उनके बीच में ये कपड़े फेमस हो गए। चमकीले होते थे, मुलायम होते थे, जिसके कारण वो क्या करते थे, ये कपड़े अपने ओर लोगों को आकर्षित करते थे। अब क्या हुआ कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे ले जाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। अब किसी भी वस्तु का जो प्राइस है यानी कि रेट है वह कब बढ़ता है, यानी कि आप उसके व्यापार पर जब चुंगी देंगे यानी कि टैक्स देंगे। और फिर क्या है कि या आप उस व्यापार पर क्या करेंगे, उस व्यापार में आपको बहुत ज़्यादा ले जाने और लाने में कॉस्ट लगता है। उस पर क्या होता है, उसका पूरा जो फाइनल कॉस्ट है वह निर्भर करता है। फाइनल जो उसका मतलब आखिरी जो मूल्य है वह निर्धारित होता है। अब हम क्या देखते हैं
कि किस तरीके से सिल्क रूट, यानी कि इसमें सिल्क रूट तथा इसकी जो शाखाओं को दिखाया गया है। आप ऊपर पीछे अध्याय में हम लोग सिल्क रूट के भी बारे में चर्चा कर चुके हैं, आप उन सभी क्लासेस को देख लेंगे। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। जो बहुत सारे शासक थे वो क्या करना चाहते थे, अपना नियंत्रण रखना चाहते थे सिल्क रूट पर, ताकि यह राज्य, यह जो चूंकि यह जो रूट था, यानी कि जो ये रास्ते थे, ये काफ़ी फेमस हो चुके थे, काफ़ी इस रास्ते ने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी कि इस रास्ते से यहाँ यहाँ जाया जाता है। ठीक है, यानी कि आप जो यूरोपीय देश थे वहाँ भी जा सकते थे, रोमन साम्राज्य हैं वहाँ भी इन रास्तों से पहुँच बनाई गई थी। अब हम क्या देखते हैं कि इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि इसके बदले हुए शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों आक्रमणों से सुरक्षा देते थे और क्या करते थे, उनसे चुंगी के तौर पर यानी कि टैक्स कुछ लिया करते थे। अब सिल्क जो रूट था उस पर एक शासक ने नियंत्रण रखा, उसका नाम था कुषाण। ठीक है, यह क्या हम देखते हैं कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो था वह था कुषाण। अब कुषाण कौन है भाई, तो कुषाण वंश है, इसकी राजधानी यानी कि पाटलिपुत्र और विदिशा। ठीक है, अब इसका जो संस्थापक है वह कौन है, तो इसका संस्थापक है कुजुल कडफिसस। ठीक है, इसका संस्थापक मैं बता देता हूं कि कुजुल कडफिसस था। केवल तांबे के सिक्के चलाए इसने, कोई स्वर्ण सिक्के इसने क्या किए, प्रसारित नहीं किए। इसके बाद कुजुल कडफिसस के बाद जो शासक बनता है वह भीम कडफिसस बनता है। इसका संस्थापक जो कुषाण वंश का है वह था कुजुल कडफिसस, उसके बाद भीम कडफिसस, फिर कनिष्क प्रथम, जो कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता था, सबसे महान शासक था यह। ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारे शासक आते हैं, हुविस्क है, कनिष्क द्वितीय है, वासुदेव प्रथम है, कनिष्क तृतीय है, फिर वासुदेव द्वितीय जो है वह कुषाण वंश का अंतिम शासक होता है। तो हम सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी कनिष्क के बारे में ले लेते हैं कि कनिष्क भाई क्या है। तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय भीम कडफिसस को जाता है, जो कुडुल कडफिसस का पुत्र था। अब हम देखते हैं कि कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर, ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी, पुरुषपुर, और वहाँ पर यह क्या करता है पुरुषपुर में कि 400 फीट ऊंची यह क्या करता है और 13 मंजिलों का एक टावर बनवाता है, जिसके ऊपर एक लौह छत्र भी स्थापित किया गया तथा उसी के पास एक विशाल संग्राम निर्मित किया गया। ठीक है, यानी क्या किया गया, विशाल संग्राम वहां निर्मित किया जाता है। अब यह संग्राम कनिष्क के चैत्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह क्या हुआ कि जो संग्राम था, यानी कि जो वो भवन बनाता है वह किसके, चैत्य के नाम से, कनिष्क के चैत्य के नाम से, संग्राम कनिष्क के चैत्य के नाम से प्रसिद्ध होता है। इसका निर्माण यवन वास्तुकार अलिगस के द्वारा करवाया गया था। वास्तुकार जो थे वह यवन के थे और उनका नाम था अगिलस, अगिलस उनका नाम था। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर तथा तक्षशिला के सिरकप में एक नया नगर बसाया था। इसने, कनिष्क ने इन दोनों नगरों को बसाया था। कनिष्क सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक था। इतिहास में 2 कारणों से इसका नाम प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, 2 कारण थे जिसके कारण इसका नाम प्रसिद्ध हुआ था। पहला था उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया। इस संवत का प्रयोग भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसी संवत यानी कि जो ये 78 ईस्वी में इसने क्या किया था, एक संवत चलाया था और इसी संवत को हमारी सरकार द्वारा यानी कि भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इस संवत का प्रयोग हमारी सरकार यूज करती है। और दूसरा था उसने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण तथा संरक्षण किया था। ये क्या किया कि बौद्ध धर्म का यह बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा अनुयायी बन गया। अब उसने क्या किया कि कश्मीर में बौद्ध धर्म का चतुर्थ संगीति यानी कि सम्मेलन का आयोजन करवाया, जिसमें बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को अंतिम रूप दिया गया। कनिष्क कला और संस्कृति का भी महान संरक्षक था। कनिष्क की राज्यसभा में क्या थे, अनेक योग्य विद्वान सुशोभित करते थे इसके राज्यसभा को। अब इसमें पार्श्व थे, फिर वसुमित्र और अश्वघोष भी थे। ये क्या थे, बहुत बड़े दार्शनिक और विद्वान थे। नागार्जुन जैसे प्रकांड पंडित और चरक जैसे चिकित्सक उसी के राज्यसभा में रहते थे। कनिष्क का पुरोहित जो था वह संरक्ष था।
इस चीज़ को आप याद रखेंगे। यह कनिष्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लेंगे। अब हम क्या देखते हैं कि इस रूट को पूरा नियंत्रण रखने वाला जो शासक था, बहुत सालों तक इस पर नियंत्रण था, वह कुषाणों का था और कनिष्क का था। ठीक है, कनिष्क भी इस पर नियंत्रण रखता था। कुषाण वंश को आप समझ गए होंगे। इसका जो स्थापना करता है वह कौन करता है? तो इसकी स्थापना करता है कुजुल कड़फिसस, कुषाण वंश का संस्थापक था। अब हम क्या देखते हैं कि पेशावर और मथुरा दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे इसके। अब तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था, माने बहुत विशाल साम्राज्य था इसका। अब इनके शासन में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी। इसके समय में ही ये सिंधु नदी के पतनों तक इसके रास्ते जाने लगे थे। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। अब इस महाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। आपको पता है कि कुषाणों ने सोने के सिक्के जारी किए थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। ठीक है, सिल्क रूट पर जो भी व्यापारी सिल्क रूट का जो भी यूज करते थे वह इसका उपयोग करते थे। अब हम क्या देखते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे होता है, इसको देख लेते हैं। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर जो बुद्ध विद्वान थे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते थे और विचार विमर्श करते थे। बुद्ध के जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे और अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। यानी कि अब जो प्राकृत और भी जो भाषाएं थी उसको थोड़ा साइड करके इन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। अब हम क्या देखते हैं कि इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान, ठीक है, यानी कि महायान संप्रदाय हमने देखा कि जो चतुर्थ संगीति है उसी में सामने आई थी, इसको अंतिम रूप दिया गया था। ठीक है, अब क्या है कि पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। पहले क्या था कि संकेत के तौर पर दर्शाया जाता था। ठीक है, मिसाल के तौर पर उनके निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। और अब क्या हुआ कि बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी। इनमें अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। इस तरीके से उनके सिंबल को अब धीरे धीरे त्यागा जाने लगा और उनकी मूर्तियों का अब यूज किया जाने लगा। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं सांची के स्तूप का एक मूर्ति जो चित्र इसमें दिया गया है। और यहाँ इस वृक्ष को क्या किया गया है, यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखो और मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर करते हुए हुई। इस तरीके से क्या है कि वृक्ष बनाया गया है और वृक्ष के नीचे इस तरीके से चित्र बनाया गया है और चित्र के माध्यम से यहाँ समझाया गया है कि इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इसी वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दूसरा परिवर्तन हमें क्या देखने को मिलता है। पहला परिवर्तन तो हुआ कि संकेतों के जगह पर क्या किया जाने लगा, मूर्तियां बनाई जाने लगी बुद्ध की। अब दूसरा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है कि आस्था को लेकर आया है दूसरा परिवर्तन। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक प्रवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन के बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। अब क्या हुआ कि लोग भाई साधु सन्यासी नहीं बनकर वो क्या करने लगे कि बोधिसत्व उनको कहा जाता था जो क्या करते थे, ज्ञान प्राप्ति के लिए वो एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन उसके एवज में लोग क्या करने लगे, लोगों को शिक्षित करने लगे। ठीक है, अपने सांसारिक परिवेश में रहते हुए ही वो लोगों को शिक्षित करने लगे और बुद्ध के जो मूल्य थे, जो जीवन जीने के तरीके थे और जो उनका विचार था उसको सिखाने लगे, उसके बारे में बताने लगे। अब बौद्ध धर्म का प्रसार जो था पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध जो भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। इनका मतलब विहार बनाया गया खोद करके, और वो राजा महाराजा और भी जो लोग हैं, जो सत्कर्म करने वाले लोग थे, वो इनको आश्रय देने लगे और उनके लिए नए नए विहारों का निर्माण करने लगे। इनमें कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाए गए।
तो कुछ व्यापारियों द्वारा मतलब इस तरीके से बनाए गए थे। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दरों से होकर गुजरती थी, जहाँ पे ये क्या करते थे, इनके गुफे बनाए जाते थे, यानी इनके विहार बनाए जाते थे। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। जो व्यापारी होंगे, यानी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि रुकते होंगे, जो विहार, बौद्ध विहार बनाए जाते थे वहाँ वो लोग रुकते भी होंगे। और बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। इस तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। अब आप क्या देख रहे हैं, बाएं, यानी कि बुद्ध की बनी, मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है, और दाएं जो है वह तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र है। बाएं यानी कि यह जो है, और दाएं यानी कि ये है। बाएं यह और दाएं यह जो चित्र है, एक जो बनी है बाएं वाली वह बनी है मथुरा में, और दाएं वाली जो बनी है वह तक्षशिला में बनी है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक तो खड़े हैं और एक बैठे हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से इसमें अंतर है, मूलभूत अंतर है। थाने जो थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। जो ये इंडोनेशिया वगैरह के जो क्षेत्र थे वहाँ क्या थे, ये थेरवाद प्रसिद्ध था। थेरवाद, महायान, ये सभी क्या थे, बौद्ध धर्म के आपके एक अंग माने जाते थे। अब हम क्या देखते हैं कि तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा क्या थी। तीर्थयात्रियों की क्या जिज्ञासा थी, तीर्थयात्री क्या कुछ अपने साथ सीखने के लालसा को लेकर के आते थे और क्या कुछ वहाँ से करके जाते थे, सीख करके जाते थे। अब व्यापारी काफिलों में तथा राजाओं, जहाज़ों द्वारा दूर दूर जाया करते थे। क्या करते थे, व्यापारी जो थे वह तो काफिलों में चलते थे, यानी कि अकेले नहीं चलते थे, वो काफिलों में चलते थे और जहाज़ों पर चलकर दूर दूर तक जाते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। जब देखते थे कि व्यापारी जा रहे हैं तो वो तीर्थयात्री भी उनके साथ निकल पड़ते थे। यहाँ पे आप कार्ले गुफा देख सकते हैं जो महाराष्ट्र में है। किस तरीके से नक्काशी होती थी, किस तरीके से उस समय कारीगरी होती थी। पहाड़ों को यानी काट करके क्या किया जाता था, एक संरचना दिया जाता था। इस तरह से आप देख सकते हैं जो कार्ले की गुफा है। तो अब क्या है कि तीर्थयात्री भाई कौन है, तीर्थयात्री को देखते हैं कि तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। उनको हम क्या कहते हैं, तीर्थयात्री कहते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्री जो था वह फाहियान था। कौन था, फाहियान था। बहुत सारे तीर्थयात्री क्या किए थे, भारत आए थे। चीन के जो बहुत सारे जो तीर्थयात्री थे वह भारत आए थे और उन्होंने अपने साथ यहाँ बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और यहाँ से बौद्ध जो धर्म था उसके ज्ञान को भी ले गए। उसके जो कुछ पुस्तकें थी धार्मिक, उसकी प्रतियों को भी अपने साथ लेकर के गए थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध यात्री फाहियान था जो काफ़ी प्रसिद्ध था, ठीक है। अब इसके बारे में हम क्या देखते हैं फाहियान के बारे में, कि यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने 15 वर्षों तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया एवं इस पर राजनीतिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि अपने वृतांत में वह किसी भी भारतीय सम्राट के नाम तक का इसने उल्लेख नहीं किया है। आपको यह बात जाननी होगी कि इस पर कोई भी राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ा था और यह 15 वर्ष तक यहाँ पर रह करके क्या किया था, शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया था। अब हम और यह इसने क्या किया कि ये यात्रा वृतांत भी इसने लिखा था जिसमें इसने किसी भी राजा का जिक्र नहीं किया है, ठीक है। अब हम यह देखते हैं कि इसने गुप्त काल में, जो गुप्त काल था उसके वस्तु विनिमय के माध्यम कौड़ी तथा समुद्र, जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसके राज्य प्रसाद यानी कि राजमहल को देव निर्मित बताया था, ठीक है। इस तरीके से इसने भारत के कुछ जो पहलू थे उनको उजागर किया था, उनको बताया था। अब करीब 1600 वर्ष पहले यह आया था और वेन सांग था एक, जो ये फाहियान था। और अब क्या है कि वेन सांग है जो 14 साल पहले आया था। वेन सांग कब आया था, 14 साल पहले आया था और यह पहले आया था यानी कि 16 साल पहले आया था फाहियान। वेन सांग के बारे में छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। इसने अपनी जो यात्रा का विवरण लिखा है वह CU की नामक एक अपना पुस्तक लिखा है, उसमें इसने यात्रा का पूरा वृतांत दिया हुआ है। यह जो था यानी कि वेन सांग वह सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसने 13 वर्ष भारत में निवास करते हुए नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किया, अध्ययन किया तथा कुछ वर्ष हर्ष के दरबार में भी रहा था, ठीक है। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया था।
इसे दक्षिण भारत को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। यह यात्रियों का सम्राट के नाम से जाना जाता है, यानी कि ह्वेन सांग का था जो बहुत महत्वपूर्ण यात्री था। अब देखते हैं कि क्या है कि इसमें से बहुत से तीर्थयात्री, प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन किया। ठीक है, उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में बताया। यह इसी प्रकार का एक यात्रा वृत्तांत है जो कि ह्वेन सांग ने लिखी है, सीयू की। ठीक है, इसने अपने यात्रा वृत्तांत को इसी पुस्तक में लिखा है। तो इसी तरीके से सारे जो तीर्थयात्री थे लगभग वह करते थे। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। इनके यात्रा जो थे वो कई वर्षों में पूरा होते थे। ये अपने साथ बहुत सारे चिन्ह स्मृति के रूप में और बहुत सारी किताबें भी ले जाया करते थे। ठीक है, भारत यानी कि संस्कृति और सभ्यताओं का देश है। ठीक है, भारत क्या है, संस्कृति और सभ्यताओं का देश है। अब ह्वेन सांग के बारे में देखते हैं कि ह्वेन सांग जो आया था यानी कि हर्षवर्धन के टाइम में, वो क्या क्या लेके अपने साथ गया। ह्वेन सांग भूमार्ग से यानी कि उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। यानी कि जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियां थीं, उनको अपने साथ ले जाता है। 600 इकट्ठा करता है और उनको ले जाता है। ठीक है, अब इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गईं जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव पलट गई थी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारा जो देश है उस समय से ही कितना ज़्यादा प्रभावशाली है। यहाँ से लोग क्या करते हैं, शिक्षा ले जाते हैं। यहाँ से लोग शिक्षा लेकर के जाते हैं अपने देश और उधर के लोगों को शिक्षित करने का प्रयत्न करते हैं। यह 600 पांडुलिपि ले जाता है जिसमें से 50 पांडुलिपि खो जाती है क्योंकि उसकी नाव सिंधु नदी में पलट जाती है। अपने जीवन का बाकी हिस्सा जो है उसने क्या किया, पांडुलिपियों को संस्कृत से चीनी अनुवाद में लगा दिया था। ठीक है, तो यह भी क्या किया था, हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है उसको चीन में पहुंचाने में मुख्य भूमिका इसने निभाई थी ह्वेन सांग ने। अब फाहियान के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, फाहियान जो था इसने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चला था कि वे समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी क्या किए, अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंक कर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाहियान ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिन के बाद आंधी रुकी और उसने समुद्र का वर्णन, इस जो पूरा यात्रा वृतांत है उसका वर्णन इस प्रकार से किया है, उसको हम लोग नीचे देखते हैं। समुद्र असीम है। ठीक है, वह पूरा समुद्री जो तूफान था उसका अनुभव होता है, उसका उसने वर्णन किया है जिसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देता है कि समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जावा पहुंचने में उन्हें 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। वहां वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। इस प्रकार से वह वर्णन करता है कि जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा को देखे बिना, ठीक है, उनकी गति को देखे बिना यह अपनी दिशा को बता पाना असंभव है, उसी प्रकार से बरसात के मौसम में जिधर आंधी जा रही है उधर ही आपका जहाज जाएगा और उसको इस गति से बचाना असंभव है। ठीक है, और वो आप उसी दिशा में जाएंगे जिधर आंधी है। ठीक है, अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और वह बताता है कि जावा पहुंचने में ही उसे 90 दिन लग जाते हैं। वहां 5 महीने रुकता है। उसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचता है। सारे सामान उसने फेंक दिए, लेकिन जो अपने साथ एकत्रित किए हुए थे उसने पांडुलिपियों को और एकत्रित किए हुए थे जो बुद्ध की प्रतिमाओं को, उसको वह नहीं फेंकता है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र, नालंदा जो विश्वविद्यालय है उस समय का शिक्षा का बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल और भव्य केंद्र था, जो कि बिहार में पड़ता है। बिहार के नालंदा जिला में अभी है, उसका खंडहर है, अभी आपको देखने को मिल जाएंगे।
अब हम देखते हैं कि वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसने क्या लिखा है। यहाँ के शिक्षक योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते। ठीक है, 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। यानी कि जो द्वारपाल भी क्वेश्चन करता है वह कठिन था। द्वारपाल भी बहुत ज़्यादा शिक्षित होगा। इस प्रकार से आप उस समय के जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका पूरा एक ये बना सकते हैं कि आज की जो विश्वविद्यालय है उससे कहीं ज़्यादा कठिन उसमें प्रवेश पाना होता था, क्योंकि सारे जो टेस्ट होते थे, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं, उसको टेस्ट ही कह सकते हैं कि ओरल होते थे। आपको कहीं से भी चीटिंग का कोई ये नहीं था, तरीका नहीं था कि आप चीटिंग कर लेंगे। और जब तक आप सही उत्तर नहीं दे पाते थे तब तक आपको अंदर प्रवेश नहीं लिया जाने देता था, नहीं लेने दिया जाता था। तो अब क्या है कि इस तरीके से जो बिहार की और नालंदा की उस समय ख्याति थी वो कुछ अलग ही थी। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। भक्ति की शुरुआत कैसे होती है। तो भक्ति की शुरुआत इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। उसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। जब गौतम बुद्ध और भी जो जैन धर्म इन सभी का जब चल रहा था तभी क्या होता है कि हिंदू धर्म में भी इन सभी चीज़ों का, देवी देवताओं का चलन भी शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या था कि हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन जाता है, पूजा पाठ का चलन होता है। अब इसमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे ये देवी देवता हैं, यह काफ़ी शक्तिशाली और काफ़ी प्रचलित इनको माना जाता है। अब इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। ठीक है, जिसके प्रति भी आपकी श्रद्धा है वह, यानी कि आप उसकी भक्ति कर सकते हैं। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति के हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष, यानी कि सबके लिए भक्ति के मार्ग खुले थे। अब हम यह देखते हैं नीचे कि वराह के रूप में विष्णु, एरण मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों के रूप में जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, पृथ्वी को किस रूप में दर्शाया गया है? स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। इस तरीके से वो बचाते हैं पृथ्वी को, वराह रूप है उनका। भगवान विष्णु का 10 अवतार माना जाता है, उसमें से वराह क्या है? एक है। अब हम देखते हैं कि भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और जो व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे, यानी कि आडंबर को नहीं अपनाते थे। उस समय तक आडंबर जो था वह प्रचलन में नहीं था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में भी। यानी यह कहा जा रहा है कि
जिस रूप में आप देखना चाहेंगे भगवान को, जिस रूप में उसकी आप भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, उस रूप में आपको भगवान दिख जाएंगे। ठीक है, अब आप यदि मनुष्य के रूप में उसको देखना चाहते हैं तो भगवान मनुष्य के रूप में भी आपको दिखेंगे। अगर आप किसी और यानी कि पेड़ पौधे सिंह किसी और के भी रूप में देखना चाहते हैं तो उसमें भी दिख जाएंगे। अब इसी रूप में क्या करते हैं कि कलाकार जो होते हैं, यानी कि जो उस समय मूर्ति बनाने वाले और जो भी कलाकार थे, अब भगवान का एक चित्रण करते थे अपने मन में और उस प्रकार का चित्र उकेर देते थे और यह बताते थे कि ये हमारे भगवान है। ठीक है, यानी कि वो जिसका कल्पना कर लेते थे उसी रूप में भगवान यानी कि प्रकट होते थे और उनको परिलक्षित होते थे। अब हम देखते हैं कि भक्ति क्या है, भक्ति की परिभाषा क्या है। भक्ति भज शब्द से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भाग का हिस्सा होता है, ठीक है, हिस्सेदार होता है। इस प्रकार से भक्ति निकल करके सामने आई है। अब हम देखते हैं कि भक्त के द्वारा लिखी गई यह कविता है। कविता, इन सभी चीज़ों को जरूर मैं पढ़ देता हूँ ताकि ये सारी बातें जो हैं हमेशा ध्यान में रहेंगी। अब हम क्या देखते हैं कि एक भक्त द्वारा जो लिखी हुई कविता है। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर की आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अपार द्वारा, तमिल अपार है यानी कि ये जो कवि लिखे हैं, कविता लिखे हैं अपार, तमिल में उनकी कविता आप सुनिए, यह अंश उनको दिया गया। अपार एक वेलाल यानी कि हैं, आप उनकी कविता सुने। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर के समान है। ठीक है, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान है। अब आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है भाई। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान हैं। यह शिव भक्त थे, ठीक है, शिव भक्त थे और यह बताते हैं कि अगर आप मेरे आराध्य के शिष्य बन जाते हैं, ठीक है, दास बन जाते हैं, तो मैं आपकी भी पूजा करूंगा, मैं आपकी भी आराधना करूंगा, क्योंकि आप मेरे जो आराध्य देव हैं यानी कि शिव हैं उनके समान बन जाते हैं। तो आप यह देख सकते हैं कि इंसान में भी भगवान को तब देखा जा सकता है जब आप उसके दास बन जाते हैं, यानी कि उसके आराध्य के आप दास बन जाते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्प कला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। ठीक है, यानी कि लोग क्या करते थे, चित्रकला करते थे, शिल्प का लोग दूसरे जगह चित्रकारी करके अपने भगवान की प्रतिमा बनाते होंगे, भगवान का चित्र बनाते होंगे, शिल्प कला से भी इन सभी भगवान को उकेरते होंगे। अब हिंदू क्या है, हिंदू यानी कि जो जिस धर्म में देवी देवताओं की पूजा होती है वो क्या है। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह, ठीक है, इसी के तरह ही इंडिया शब्द के तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। अब यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। यानी कि जो सिंधु नदी है यानी कि जो इंडस नदी है, इसी से यह शब्द निकल कर आया है। सिंधु नदी के आसपास के रहने वाले लोग थे, यानी कि सिंधु नदी के पूर्व में जो रहने वाले लोग थे उनके लिए ईरानियों ने इस शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। अब अन्यत्र देख लेते हैं, उसके बाद फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अन्यत्र में क्या है, करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ। ठीक है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ होता है, बेथलेहम में होता है। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशियाई में ईसाई धर्म का उदय होता है। यानी कि जो ईसाई धर्म का भी उदय होता है वह किस
महाद्वीप में होता है तो वह पश्चिमी एशिया में होता है, ना एशिया महाद्वीप में ही होता है। ईसा मसीह का जन्म बैथलेहम में हुआ जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। अब ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया है। रोमन साम्राज्य भी मैं आपको बता दूं कि बहुत विस्तृत था और वह लगभग जो अभी का अफगानिस्तान है उसके कुछ पहले तक था। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य भी क्या था, एशिया तक उसका साम्राज्य था। एशिया में भी वह रोमन साम्राज्य के शासन चलते थे। अभी तत्कालीन जो एशिया महाद्वीप है उसमें आपका अफगानिस्तान है, उसके जो पीछे के कुछ हिस्से हैं वहाँ तक रोमन साम्राज्य पहले था। अब हम क्या देखते हैं कि उन्होंने दूसरे को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है, बाइबिल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है, यह आप देख लीजिए। धन्य हैं वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। वे लोग धन्य हैं, कौन से लोग धन्य हैं? जो लोग न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, धर्म और न्याय के लिए। ठीक है, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। ठीक है, अब धन्य हैं वे लोग जो दिल से पवित्र हैं क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ठीक है, यह क्या है, एक अंश दिया हुआ है। अब हम क्या देखते हैं कि ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। यानी कि जो हमारा पश्चिमी तट है, ये आपका गुजरात और इधर का क्षेत्र, महाराष्ट्र का इधर का जो क्षेत्र है, इस पर लोग आए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। हम क्या देखते हैं कि केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि संभवतः वे पश्चिमी एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं। यानी कि जो केरल हमारे देश में जो ईसाई रहते हैं वो सीरियाई ईसाई कहलाते हैं। वे पुराने ईसाइयों में से एक हैं। ठीक है, ये सबसे विश्व के पुराने ईसाइयों में से एक हैं, इनको सबसे पुराना ईसाई माना जाता है। अब हम देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण तिथि है। रेशम मार्ग, ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं। फिर चोल पांड्य, ये हमने आज देखा कि 2300 साल पहले। फिर रोमन साम्राज्य और जो ये रेशम मार्ग का जो विस्तार है वह है 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क 1900 साल पहले, और जो फाहियान था वह आया था 1600 साल पहले। वेनसांग आया था 1400 साल पहले। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ आंकड़े थे और हमारा जो चैप्टर है वह यहीं समाप्त हो जाता है। आप बहुत एकाग्रता से देखें और इस क्लास को सुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।